प्रश्नोत्तरी का समय है। 2 प्रश्न प्रीति जी के तो देखे अभी अभी, और किसी के हैं क्या? ये दोनों ही प्रश्न वैसे भारी भारी हैं। अगर और किसी के थोड़े सरल सरल हैं तो पूछ सकते हैं। जी, एक प्रश्न सरल है ताई। प्रणाम। हाँ जी। मैंने एक प्रश्न किया था ताई। हाँ निकाल के एक मिनट उसमें। हाँ। जी। अ, वंशगत व्यवसाय आज ही तय करने के लिए क्या प्रयास करने होंगे, अथवा जिस जाति व्यवस्था से हैं उसी व्यवसाय को आज पुनः प्रारंभ करना होगा, अथवा कोई नया व्यवसाय जो ठीक लगे, जिसमें रुचि हो, जिसमें थोड़ा बहुत कौशल हो, प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न भारी तो नहीं परंतु पेचीदा तो अवश्य है। क्या है कि हमारे जो व्यवसाय के या जाति व्यवस्था के, समाज व्यवस्था के मूल आधार हैं, वे अभी नष्ट हो गए। ज्ञान की दृष्टि से भी, भावना की दृष्टि से भी, और दृष्टिकोण से भी ये सारे तो नष्ट हो गए। अब नष्ट हो गए, परंतु सारे अराजक हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, अनवस्था हो गई। ये ठीक करो। हाँ, इसलिए कहाँ से शुरू करो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि क्योंकि सर्वत्र ऐसा उल्टा पुल्टा सब फैला हुआ है कि एक जगह से शुरू करने जाएंगे तो आप ही ऑड मैन आउट हैं, ऐसा होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा है, हमारी वंशगत व्यवस्थाएं, जातिगत व्यवस्थाएं अभी कौन सी हैं, कैसी हैं, ये समझने में हमारा बहुत समय जाता है और वो प्रैक्टिकली असंभव होता है। तीसरी बात है, अब हमको यदि शुरू करना है तो कहीं से तो शुरू करना होगा। और कहीं से शुरू करने के लिए अगर हम नए से विचार करें तो व्यक्ति की संभावना, व्यक्ति का कौशल किस दिशा में जा सकता है, इसका विचार करना चाहिए। और इसका विचार करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र तो बहुत है, परंतु शास्त्रों का ज्ञान बहुत अल्प है। कि हमारा बहुत बड़ा विषय है प्रकृति, माने स्वभाव, स्वभाव का परीक्षण। वो किस लिए? आगे बढ़कर, आगे चलकर, बड़ा होकर ये क्या करेगा, ये तय करने के लिए। अब उदाहरण के लिए, बालक जब बैठना शुरू करता है, सीखता है, तब उसके आसपास, उसकी पहुंच में आ सके ऐसे विभिन्न व्यवसायों के उपकरण खिलौनों के रूप में फैलाकर रखे जाते हैं। वो अपनी स्वतंत्र प्रेरणा से खेलने के लिए जो भी खिलौने पसंद करता है, वह उसका स्वाभाविक व्यवसाय है। अब ये उसका व्यक्तिगत स्वातंत्र्य भी हुआ, चयन किया है। किससे स्वयं चयन किया है? अपने अंतःकरण के संस्कारों के कारण से उसको प्रेरणा मिली है। ये संस्कार उसको वंशगत भी मिले हैं और पूर्व जन्म के भी मिले हैं। अब ये तो सबसे बड़ा प्रभावी साधन है। और व्यक्ति स्वातंत्र्य का आज का जो मूल्य है वो भी इसमें है। इसका सम्मान करना ये व्यवस्था का विषय हो गया। तो ये एक पद्धति थी कि वो कौन सा ये पसंद करेगा और कौन सा व्यवसाय आगे चलकर करेगा। आज इसका कोई साहस कर सकता है कि हाँ ये इसका व्यवसाय है करके उसमें ही उसको आगे बढ़ाऊं? नहीं कर सकता। दूसरा, पीढ़ीगत कोई भी अर्थार्जन का व्यवसाय हमारे घर में यदि आया है
तब तो हम उसका विचार कर सकते हैं। जैसे हमारे घनानंद जी शर्मा हैं, 200 वर्षों से उनके वंश परंपरा से ज्योतिष उनके घर में है, परंतु आज वे कहते हैं कि मेरी ये अंतिम पीढ़ी है, मेरे पुत्रों ने इस व्यवसाय को सीखा नहीं। ऐसा पीढ़ीगत व्यवसाय है, पीढ़ीगत कोई कौशल है, तो उसको कौशल के रूप में, व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने की स्थिति में हमारा कुटुंब है कि नहीं, हम है कि नहीं, ये तो दूसरा मानक है। ऐसे वैद्य की परंपरा, संगीत की परंपरा, खेती की परंपरा, अन्य अन्य उत्पादन के व्यवसायों की परंपरा, जो अनुवंश से 7 पीढ़ियों से भी अधिक चली आ रही है और आज भी करते हैं, उनके लिए तो प्रश्न नहीं है। परंतु आज प्रश्न हो रहा है, नहीं करना है, वंश का वंशानुगत व्यवसाय नहीं करना है, इसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये दूसरा है कि वंशगत यदि व्यवसाय तो सरल बात है। तीसरा, इसका आगे स्वभाव कैसा होगा और कौशल पोटेंशियल क्या है, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास होना नहीं होना ये एक अवरोध है, और दूसरा सही सही जन्म पत्रिका बनी होगी कि नहीं, इसका भी संदेह है, होता है। क्योंकि ऐसे ही कर्मकांड के रूप में जन्म पत्रिका बनवाते हैं सब लोग। तो ये तो अज्ञान और अल्प ज्ञान या विस्मृत ज्ञान की बात हुई। ऐसे ज्योतिष भी हैं, ऐसे आयुर्वेद हैं, वो हमारी प्रकृति बताता है। वो भले ही शारीरिक का रूप में बताते हों, तो भी उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। देश काल परिस्थिति तो है ही। ऐसे सारे विभिन्न आयामों को ध्यान में लेकर किसी एक बालक का आगे वो क्या करेगा, उसका एक शास्त्र हमारे यहाँ बहुत विकसित अवस्था में था। ऐसे एक बार मैंने कहा था, सामुद्रिक शास्त्र अंग लक्षण के आधार पर। तो ये भी एक, ये सारे विज्ञान ही हैं, ये सारे शास्त्र ही हैं। इसको स्वीकार करके चलना, तो इसके लिए इन शास्त्रों को जानना, इसको लागू करने का कौशल होना। लागू करना माने किसी एक व्यक्ति का अगर हम करियर निर्धारित करने जा रहे हैं, तो लागू कैसे करना, ये भी है। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसे शास्त्रों में हमारी श्रद्धा होना, और उसके लिए परिस्थिति व्यावहारिक और मानसिक दोनों ही अनुकूल होना, ये सब होगा, तब हम किसी एक बालक का भविष्य कैसा होगा उसमें निर्धारण कर पाएंगे। नहीं तो ऊपर ऊपर के मापदंड से भी हम चल सकते हैं। आज का उसी जाति में जन्मा बालक उसी जाति के सभी गुणों वाला होगा, जरूरी नहीं। क्योंकि जाति व्यवस्था उस प्रकार की रही नहीं है। वर्ण का भी यही है, वंश का भी यही है। इसलिए सभी प्रकार के संकर की अवस्था में हमें आज जहां है वहां से कुछ निर्धारण करना पड़ेगा। इसकी भी कोई एक व्यवस्था तो हमको बिठानी पड़ेगी। उसके लिए अध्ययन, विचार विमर्श और आकलन, इतनी बातों की जरूरत पड़ेगी। जी, मेरी बात पूरी हुई। तो सीधा सीधा इसका कोई उत्तर नहीं है कि कैसे करेंगे, 1 2 3 नहीं, ये बातें तो है कि इन सबका विचार हमको करना होगा। परंतु करणीय है ऐसा तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा समय देकर, थोड़ी मेहनत करके, अध्ययन करके कुछ लोगों ने अपने ऊपर ये काम लेना चाहिए कि हम किसी का व्यवसाय और किसी का जीवन क्रम और ये सब कैसे तय करेंगे। फिर उसको स्वीकार करने वाले लोग होना नहीं होना, ये दूसरा व्यावहारिक प्रश्न है। जी। जी ताई। हम्म, हाँ, प्रीति जी भी पूछ सकती हैं। जी, मेरा इसमें हाँ। इसी के आगे का प्रश्न अगर है हम्म, तो मैं पूछूं, या जो मधुसूदन जी ने
या अभी प्रीति का प्रश्न होने के बाद फिर उस पे आ सकते हैं? नहीं, अभी अभी पहले पूछ सकते हैं, मधुसूदन जी के संधान में है तो। जी। तो इसमें उत्तर आपने पहले दिया है कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर व्हाट वी हैव, हाँ हाँ हाँ। पहले 2-3 बार। पर हम्म जैसे हम लोग पहले भी बात किए हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था थी हमारी, हम्म जाति व्यवस्था जिसको कहते थे, या हम्म हमारी वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था थी, हम्म ये तीनों ही अभी हम्म खंडित हो रही हैं। हम्म। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में से भी अगर हम हाँ। देखें तो हम्म आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम थोड़ी मात्रा में अभी भी है। हम्म ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया या वानप्रस्थ हो गया, ये तो बहुत खंडित हो चुका है ऑलरेडी। हम्म। और वर्ण व्यवस्था को तो हमने पूरे का पूरा कास्ट सिस्टम बना के उसको हम हाँ, अ, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं अच्छे से। और हम्म, उसके विरुद्ध आज आप वर्ण बोले जहां पर, या कहीं पर भी बोले कि जी ब्राह्मण और क्षत्रिय हाँ शूद्र, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे देखते हैं लोग जैसे आप किसी और हाँ, प्लेनेट। आतंकवादी हैं। हाँ हाँ। तो ये जो परिस्थिति है, इसका तो मतलब ये है कि अभी हमें कुछ नए सिरे से निर्माण करना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि ये तो पुराना तो खंडित हो गया है या हो रहा है, या उसके प्रति धारणा इस प्रकार की है कि ये नहीं चाहिए या होना चाहिए। हम्म तो ये नया सिरा मतलब फिर तो कम्युनिटी ही एक उत्तर दिखता है। अभी कम्युनिटी मतलब गांव की जैसे था, गांव भी एक कम्युनिटी थी जिसको इसीलिए पिंड कहते हैं पंजाबी में, हाँ कि एक हाँ ही हाँ उसको माना गया। हाँ कम्युनिटी के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए लोगों के दिमाग में, जो हाँ विवेक चाहिए, क्योंकि आज दो लोग साथ में रहना इतना मुश्किल है। हाँ उस आधार बिंदु जो धर्म की जो जो समझ रखने वाली जो बात थी लोगों में, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, ये इतना मतलब एक प्रकार से भगवान ने जो कार्य किया वो किया कार्य जैसे लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा विभागश। हाँ हाँ। इसको कैसे देखें हम? ये देखो, कोई किसी भी इसका यदि हमको हल करना है तो उसके पहले है समस्या का आकलन, उसका विश्लेषण। उसके विश्लेषण का ही भाग है कारणों और परिणामों का आकलन, कि क्या कारण हुए, क्या प्रक्रिया हुई, क्या परिणाम हो रहे हैं। ये तो पहला स्टेज है किसी भी समस्या का आकलन करने का। तो ये पहली बात है कि हमको ये अच्छी तरह से करना होगा। ये जो गुण कर्म है ना, ये गुण कर्म की भी व्याख्या बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता है। ये गुण है, ये 3 गुण है, और कर्म है, ये संस्कार है पूर्व जन्म के, अनुवंश के। ये उसके आधार पर कर्म बनते हैं। कर्म फल, फल का भोग, उसमें से पुनः कर्म निर्माण होना, उसके भाग्य, उससे भाग्य निर्माण होना, उसके संस्कार होना, ये गुण कर्म है। तो ये गुण कर्म माने आज जो हम शारीरिक दृष्टि से कर्म कर रहे हैं वो नहीं है। ऐसे गुण कर्म का विवेचन, ये तो एक बात हुई, ये व्यक्तिगत हुई। फिर अनुवंश, फिर जाति व्यवस्था, ऐसे बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये हमारा रिसर्च विभाग हो सकता है, ये हमारा एडवांस्ड स्टडीज का विभाग हो सकता है, ये और शिशु बाटिका की शिक्षा, दोनों काम एक साथ एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक विभाग नहीं कर सकता। ये तो व्यावहारिक स्थिति है। ये एक एक भाग हुआ। दूसरा भाग है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ये कुटुंब के बाहर की, व्यक्ति से ऊपर की व्यवस्थाएं हैं। आश्रम व्यवस्था है, वो व्यक्ति और कुटुंब, इन दोनों को लेकर स्थापित की जाने वाली व्यवस्था है। और इस आश्रम व्यवस्था को यदि हम व्यक्ति विकास का, व्यक्ति की अपनी आजीवन शिक्षा, हम जो आजीवन शिक्षा ये शब्द प्रयोग करते हैं, वो आश्रम को लेकर ही है। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं,
एक एक अवस्था का स्वभाव, उसके लक्षण, उसकी आवश्यकताएं, उसकी मर्यादाएं, उसकी क्षमताएं, ये सारा तो व्यक्ति के विकास के साथ संबंधित है। और ऐसा विकास कुटुंब में ही होता है। इसलिए वर्ण और जाति से पहले व्यक्ति और कुटुंब, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके कुटुंब में आजीवन शिक्षा और उसके साथ जुड़ी हुई आश्रम व्यवस्था, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये तुलना में, अपेक्षा में, सरल तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन वर्ण और जाति की स्थापना की अपेक्षा ये थोड़ा अधिक अपीलिंग और अधिक करणीय और अधिक कर सकते हैं, ऐसा काम है। गृहस्थाश्रम जैसे अभी स्थापित है, वानप्रस्थाश्रम नहीं, ब्रह्मचर्याश्रम नहीं, लेकिन गृहस्थाश्रम को ही अच्छा गृहस्थाश्रम, भारतीय गृहस्थाश्रम किसको कहते हैं? इसमें दो अवस्थाएं आती हैं, एक उत्तर युवावस्था और दूसरी पूर्व प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था एक्सटेंड होती है वानप्रस्थाश्रम में, युवावस्था इसकी होती है विवाह पूर्व युवावस्था, तो वो तो ब्रह्मचर्याश्रम का हिस्सा हुआ। और ब्रह्मचर्याश्रम का अधिक फोकस है किशोर अवस्था और विवाह पूर्व युवावस्था पर। पूर्ण रूप से वो माता पिता का ही काम है, इसलिए गृहस्थाश्रम का हिस्सा हो जाएगा। 15 वर्ष तक का बाल संतान संगोपन, ये तो गृहस्थाश्रम का हिस्सा हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम का हिस्सा तो किशोर और युवा, विवाह पूर्व युवा, ये अवस्था हुई जिसमें अब वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे ये एक भाग हुआ कि वर्ण और जाति पर हम जब फोकस करते हैं तो उसके पहले आश्रम व्यवस्था का स्ट्रेंथन होना ये आवश्यक है। और उसको हम आज वह विस्मृत हो गई है, परंतु विकृत नहीं हुई है। विकृत इन द सेंस कि पता ही नहीं वानप्रस्थों ने क्या करना है, इसलिए प्रवाह पतित के लिए होकर जो करना है कर रहे हैं, लेकिन जाति और वर्ण की तरह वह अनवस्थ नहीं हो गई, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन उद्योगों के साथ, उसका इम्प्लीकेशन शिक्षा के साथ, सरकारी नौकरी के साथ, और इतना व्यापक हो गया है। फिर पूर्वाग्रहों के साथ, राजकीय अर्थघटनों के साथ, वो सब पॉलिटिकल भी बन गया है, ऐसा सारा है। तो इसके ऊपर फोकस करना, आश्रम व्यवस्था पर, और उसको व्यक्ति विकास का और कुटुंब शिक्षा का विषय बनाना, ये आगे चलकर वर्ण और जाति को स्ट्रेंथन करने के लिए काम में आएगा। ये एक मुद्दा। वर्ण और जाति का, जैसा अभी आपने कहा, नए इंटरप्रिटेशंस, नई टर्मिनोलॉजी, नई व्यवस्था का विचार ये तो करना ही होगा। हो सकता है कि 50-70 साल में पुनः हम ये चातुर्वर्ण्य और पहले फिर से हम मूल जाति के जो नाम है, काम है, उसके ऊपर आ जाएंगे। ऐसा उल्टा करके, ऐसा करके कान पकड़ेंगे, ऐसा होगा। लेकिन आज हमको ये ब्राह्मण शूद्र ये वाली टर्मिनोलॉजी छोड़नी पड़ेगी, मोची कुमार लुहार ये जातियों के नाम भी छोड़ने पड़ेंगे। तो छोड़ना, कुछ 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 समय के लिए स्ट्रेटजी के नाते इसको छोड़ देना, और फिर उसको नई टर्मिनोलॉजी में स्थापित करना। और पुनः यदि सबको आवश्यक लगेगा, और स्वाभाविक है, ये काम माथाकूट कर रहे हैं यार, ब्राह्मण क्षत्रिय कहो ना, ये क्या बात है, क्यों नहीं कहना, ऐसी स्थिति में फिर से लाना। तो हमें चीजों को बहुत स्ट्रेटेजाइज भी करना पड़ेगा। और इन दोनों के संदर्भ में मैंने ही एक बार कहा था, ब्राह्मण यदि अपने ऊपर ब्राह्मण होने का दायित्व लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना उनका सत्व और स्वत्व है, संख्या में ये बहुत कम है, मानसिकता में तो और भी कम है, परंतु उतने ये एक अच्छा प्रारंभ होगा।
फिर अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहना, अपने आप को ब्राह्मण में कितनी जातियां होती हैं, उनके व्यवसाय क्या होते हैं, ये नहीं कहना, नई टर्मिनोलॉजी में अपने आप को बिठाना, ये सब हो सकता है। वो मैंने अभी कहा, स्ट्रेटेजाइज करना होगा, इसके ऊपर ये जाता है। अभी अभी ये जो हमारी ग्राम व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अर्थ केंद्रीय विचार हम कर रहे हैं, वो न कहकर संस्कृति या धर्म केंद्रीय विचार फिर से हम करने लगे, तो अर्थव्यवस्था भी, इट विल ऑल्सो बी लुक्ड आफ्टर बेटर वे, इन अ बेटर वे। ऐसा हमको थोड़ा शिफ्ट भी करना पड़ेगा। और धर्म केंद्रीय जाति व्यवस्था, धर्म केंद्रीय वर्ण व्यवस्था, धर्म केंद्रीय अर्थव्यवस्था, इस सिरे से हम देखना शुरू करेंगे तो कुछ समय में इसका परिणाम अवश्य दिखेगा। ये मेरे 2-3 जो सूत्र हैं, वे भी एकदम प्राइमरी आंसर हैं। इसके लिए भी जैसे मैंने कहा था मधुसूदन जी के, इसमें एक वर्ग ने इसको अपने जिम्मे लेना पड़ेगा। माने आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये लीनियज हैं, इसको एक रिसर्च का विषय बनाकर कुछ समय उसके पहले स्वतंत्र रूप से देना होगा। इसलिए यदि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करता है तो ये करणीय कार्य है। अभी पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई विचार किया नहीं है, परंतु प्रमोट कर सकते हैं हम, किसी को इसमें सहयोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई विचार अभी एकदम प्राइमरीली मेरे मन में आता है, बाकी तो आगे विचार करना होगा हमको। सही। तो इसी पे ही हम लोग विद्या क्षेत्र में, आपको तो मालूम ही है कि शिक्षा हाँ, मॉडल बनने के बाद आर्थिक और हम्म, सामाजिक मॉडल पे काम चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है ना। पर तो ये तो वही है, मतलब we have started from where we were and what we have. यस, यस, यस। मनु जी का एक प्रश्न है इसी पे। हाँ, इसके ऊपर हम जब बेंगलोर आएंगे तो आराम से बैठकर थोड़ा समय निकालिए इसकी चर्चा करने के लिए। जी ताई, श्रीनिवास जी भी इस विषय पे अच्छा, हमारे हाँ, साथ मिलके अच्छा, थोड़ा लंबी चर्चा करना ही चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हम करेंगे कि वलीश जी, श्रीनिवास जी और हाँ, आप, हम लोग बैठ के थोड़ा हाँ, इस विषय डिटेल पर, में बात करेंगे। हाँ, हाँ, डिटेल में बात करेंगे जी। मनु का इसी से हाँ, जुड़ा हुआ कुछ एक प्रश्न है। हाँ जी। भाई, हम जो मैंने जितने भी हम गुरुकुल चला रहे हैं, विद्या क्षेत्र खासकर, इसमें जब ये आप बात कर रहे थे, ये विचार मेरे मन में पहले भी आया था कि हम ये तो समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से अर्थार्जन को वंशगत, परिवारगत जो व्यवसाय है उससे अलग कर दिया, एजुकेशन को, वो सब हम समझते हैं। आज जो हम प्रयास कर रहे हैं वो पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए कर रहे हैं। हम इस पे बातें भी करते हैं कि वंशगत व्यवसाय होने चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने आज जैसे हम विद्या क्षेत्र की बात करें तो हम वृत्ति आधारित व्यवसाय चुनना, हाँ, और उसमें जाना, इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब मैं आपको सुन रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि जब हम वृत्ति आधारित कर रहे हैं, इसमें वंशगत या परिवारगत व्यवसाय, इसका विचार बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि एक छात्र की वृत्ति क्या है, उस वृत्ति के अनुसार उसको व्यवसाय करना है तो उसमें एक्सेल करेगा, है ना। तो एक विचार मन में आया है, और उसमें आप क्या सोचते हैं ये जानने की इच्छा है कि आज भी जब हम एडमिशंस देते हैं तो एक क्राइटेरिया लेके एडमिशंस देते हैं, एक अलाइनमेंट देखते हैं। क्यों देखते हैं ऐसा अलाइनमेंट? क्या, ताकि हमारी जो एफर्ट है, हमारी जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, तो ऐसे अलाइंड फैमिलीज रहेंगे
जो साथ में इस दिशा में चलेंगे तो आसान रहेगा। ये एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं। ऐसे ही क्या हमें ऐसा क्राइटेरिया भी लेना चाहिए कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाए जहां पर परिवारगत व्यवसाय हस्तांतरित हो सके, ऐसी संभावनाएं हो, तो ऐसे परिवारों को अगर हम प्राथमिकता दें तो ऐसे एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। आज हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आज शायद हमने सोचा हो, शायद हमने हमारा प्रयास भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमको परिवारगत व्यवसाय को प्रतिष्ठित करना है, ये जो वानप्रस्थ का जो संकल्पना है उसको प्रतिष्ठित करना है, तो हस्तांतरण की प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए। और वो हस्तांतरण तभी होगा जब ऐसे परिवार हमारे साथ आके जुड़ेंगे जो जहां पर ऐसी संभावनाएं हैं। अगर ऐसे परिवार आके जुड़ेंगे जहां सभी नौकरी ही कर रहे हैं, तो जॉब ही कर रहे हैं, तो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो क्या इसमें आप कैसे सोचते हैं ये? हाँ, मैंने अभी जो 2 शब्द प्रयोग किए थे, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मैंने लंबे चौड़े बहुत इसमें विषय आएंगे, और इसके लिए बैठकर विचार करना एक, और व्यक्ति को कुटुंब का अंग मानकर व्यक्ति और कुटुंब इन 2 को लेकर जीवन की अवस्थाओं के अनुसार आश्रम व्यवस्था और अवस्था दोनों का एक साथ में विचार करके उसका कैसे विकास होगा, ये तो अनिवार्य रूप से हमको देखना ही पड़ेगा। तभी व्यक्ति, कुटुंब और समाज, और माने वर्ण और जाति, ये चारों बातें एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे। वर्ण और जाति का ये दो शब्द क्यों हैं, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, ये भी हमको विचार में तो लेना होगा। इसलिए ये 4 बातें हैं ना, व्यक्ति, कुटुंब कहा तो अनुभव से अपने आप आ ही जाएगा, जाति और वर्ण, इन चारों को हमें एक दूसरे के साथ अलाइन करना, ये हमारा पहला मुद्दा है। और दूसरा, कुटुंब को ही साथ में जोड़ना, ये तो विद्या क्षेत्र भी पहले से कर रहा है। फिर भी आज देश भर के सार्वत्रिक चिंतन में व्यक्ति पर हमारा फोकस रहता है। ये बात ठीक है, देखिए कि शिक्षा व्यक्ति को ही दी जाती है, काम व्यक्ति को ही करना है, विकास उसका ही होना है, परंतु संदर्भ हमारा संपूर्ण परमेष्ठी समष्टि सृष्टि यही रहता है। ऐसा इसको हमने समग्र विकास प्रतिमान कहा है। मेरा आग्रह हमेशा पंचकोशात्मक विकास से अधिक समग्र विकास पर है। पंचकोशात्मक विकास जब हम कहते हैं तब व्यक्ति के विकास की संकल्पना हमारे मन में है, फोकस व्यक्ति पर है। परमेष्ठिगत विकास कहते हैं तब हमारा फोकस सृष्टि और समष्टि पर है। समष्टि का ही एक अंग कुटुंब है। ये जो दूसरा आयाम है, तो परमेष्ठिगत और सर्वांगीण, ऐसा मिलकर जो समग्र विकास की संकल्पना है, ये हमको मूल में विचार में लेनी पड़ेगी। इसलिए कुटुंब ये यूनिट है हमारा, और अर्थकरी शिक्षा का केंद्र होगा तो जाति हमारा फोकस होगा, और अर्थव्यवस्था हमारा फोकस होगा। तो हमारा फोकस कहाँ है? फिर से मैं कह रही हूँ, फोकस हमारा जाति पर है कि अर्थार्जन पर है, व्यवसाय पर है। व्यवसाय के अनुरूप जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय है। व्यक्ति को कहाँ हम फिट करना चाहते हैं, तो ये माने हमको जो मैं स्ट्रेटेजाइज भी करना है कहती हूँ, उसमें ये भी हमारा फोकस पॉइंट और फोकस का विस्तार कितनी दिशाओं में, कितने आयामों में हो रहा है, वो सब एक बार मैंने अभी 2-3 दिन पहले वेब ऑफ हिंदू सोसाइटी जो कहा था, ये वेब कैसा है,
वेल इंटीग्रेटेड ऐसा भी है, माने एकदम सुंदर डिजाइन जैसा है। वो रंगों का और धागों का कैओस नहीं है, उलझने नहीं है, गुत्थियां नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह से इंटरवोवन और वेल डिजाइंड ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार में समझकर, और इसका न्यूक्लियस दो बातें हैं, एक न्यूक्लियस अध्यात्म है और दूसरा न्यूक्लियस धर्म है। धर्म व्यवस्था की दृष्टि से, अध्यात्म तत्व की दृष्टि से है, और फिर ये सारे उसके मैनिफेस्टेशंस हैं। इसलिए अभी मुझे ज्ञानात्मक दृष्टि से लगता है समग्र विकास की संकल्पना को तत्व से लेकर छोटे से छोटे व्यवहार तक एक बार में और ऐसे समग्रता में स्मरण कर लेने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा जो एफर्ट है वो पूरे इस वेब में कहाँ प्लेस्ड है, ये कर दिया तो अनेक प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। मैंने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पद्धति में उत्तर दिया है, परंतु अभी मुझे इतना ही सूझता है, इसके ऊपर भी अधिक विचार करने की आवश्यकता है। ये आधे घंटे के सत्र का प्रश्नोत्तर का विषय नहीं है, शुरू भले यहाँ से हो लेकिन बहुत लंबा चलेगा। समय तो हो गया है, अब आपके अधीन है। प्रीति जी रह गई, प्रश्न आप करेगा। पूर्ण करेंगे क्या मुनीत जी? हाँ हाँ, तो ये हाँ, गणेश जी का भी कोई प्रश्न है, पर ये जो प्रश्न बच रहे हैं ताकि उसको कैसे हम लेंगे, कब लेंगे फिर? आप बताओ, हम आपके अधीन हैं। ये काम कर सकते हैं, आज जैसे कल सुबह का भी जो सत्र है उसको हम प्रश्नोत्तर का ही रख के, जो प्रश्न है पहले उसको एक प्रकार से लेके फिर आगे नए विषय पे चलेंगे, ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। गणेश जी का प्रश्न कौन सा है? पहले पूछा हुआ है वर्ण व्यवस्था के बारे में। हाँ, वर्ण व्यवस्था के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं, वो सुन लेते हैं फिर कल देखेंगे। हाँ सुन लेते हैं, उत्तर कल। अच्छा ताई जी, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो अभी उसने बताया है भगवद गीता में कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, तो ये जो विषय है ये केवल भारत से जो भगवान ने कहा है तो संपूर्ण मनुकुल से संबंधित है। तो ये केवल भारतीयों के लिए ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उद्भव होता है कि तो अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में वहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं है क्या? तो जहां तक मुझे कुछ मतलब इससे जहां वहां से पढ़कर जो भी प्राप्त हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था से ही चल रहा है। एक छोटी सी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम उदाहरण लेंगे तो एक वर्ग होता है जो दिमाग से काम करता है, सपोज इंग्लिश में कह सकते हैं जैसे पॉलिसी मेकर्स, और एक वर्ग होता है जो उसका रक्षण करता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स। तीसरा जो है मार्केटिंग व्यवस्था करता है, लेन देन का व्यापार करता है, दैट इज कॉल्ड वैश्य। और जो चौथा वर्ग होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर सभी को सभी काम कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है, कोई नहीं आया है। तो मेरा एक मतलब जहां से मैंने तो थोड़ा सा ये किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक वर्ड आया था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज रूपी रथ के 4 पहिए हैं, और उसमें एक पहिया भी काम नहीं करेगा तो संपूर्ण समाज व्यवस्था ही कोलैप्स हो जाएगी। तो अब देश के प्रति भी ऐसे देख सकते हैं, सैन्य व्यवस्था है। किसी ने कहा था कि क्या रक्षक, पोषक, सेवक और शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक, ऐसे 4 शब्दों का प्रयोग किया था। आपने भी वही किया, सर्विस प्रोवाइडर्स माने सेवक,
ऐसा कल कल इसकी चर्चा करेंगे। केवल अभी इतना कहते हैं, ये चार पहिए है ना, कभी भी उछल कूद कर करके एक के स्थान पर दूसरा आने का प्रयत्न करता है। कभी भी यहाँ रहूंगा, कभी भी वहां रहूंगा, और फिर भी मेरा स्थान तो पहला ही है। ऐसा सब उछल कूद बहुत कर रहा है, कुछ और तय ये तो नहीं कि कौन क्या करेगा। और ये तो जीव के स्वभाव से संबंधित है। हाँ 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 हाँ, ये स्वभाव तो पहले ही आधारभूत है ही। हाँ और तो एक ठीक। जाति व्यवस्था जो है वो तो अभी तो उसका इम्प्लीमेंट करना, एक सरनेम के उदाहरण लेंगे। हाँ वो हाँ नाम है त्रिवेदी, चतुर्वेदी, हाँ भूबे, चौबे। लेकिन हाँ आज तो हाँ, कोई तो उसका वेद का नहीं अर्थ करता। नहीं पता है उनको अभी। वैसे हाँ ये रखकर नाम है हम्म, भंडारी, लेकिन चिंटियों को जानने के लिए भी दान हम्म, का भंडार नहीं है, सब बाहर से नहीं। आता है। तो हाँ ऐसी हाँ, जाति व्यवस्था को लेकर हम क्या कर सकते हैं? और जाति व्यवस्था के कारण से ऐसा नहीं हुआ, ऐसी विदेशी व्यवस्थाओं के कारण जाति व्यवस्था को नुकसान हुआ है। उल्टा मत करो ये। चलो कल कल बात नहीं, हाँ करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक हाँ 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 ठीक है। अच्छा ओ, लगा कि गणेश जी हाँ कष्ट बहुत। आने लगे हैं और वो बात कर रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा गणेश जी। तो ठीक है, ठीक है। ठीक, ऐसे ही पूछते रहना है सबको। जी thank you। ओम सहना भवतु।